और दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं पात्रा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक सहित 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हुई गिरफ्तारी। लाया गया शहर, एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पहले बलिदान दिवस पर याद किए गए शहीद गणेश हांसदा, अर्पित किया गया श्रद्धा सुमन। और झारखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना हुई तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे दिल्ली। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापड़, उनकी पत्नी और सीडब्ल्यूयूसी की अध्यक्षा पुष्पा तिर्की के अलावे छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के मामले में सह आरोपी गीता कौर और उनके बेटे आदित्य सिंह की गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि 6 जून 2021 को 5 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान व पोस्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 5 लोगों हरपाल सिंह थापड़, उनकी पत्नी पुष्पा रानी तिर्की, केयरटेकर गीता कौर, उसका बेटा आदित्य सिंह और टोनी सिंह को आरोपी बनाया गया था। उसके बाद से सभी आरोपी फरार थे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने एएसपी नगर कुमार गौरव के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। इस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित माला नामक स्थान में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सिंगरौली की अदालत में विधिवत गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें जमशेदपुर लाया गया। सभी को कोरोना टेस्ट के बाद जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ये लोग भाग रहे थे और यूँ कहूँ कि किसी पर्टिकुलर घर में भी नहीं पाए गए मान लीजिए, लेकिन क्योंकि ये सब इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से गिरफ्तारी हुई, इसलिए वो चीज़ें मैं रिवील नहीं करूँगा जो इन्वेस्टिगेशन की सैंक्टिटी को प्रभावित करते हैं। लेकिन जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश ये चारों व्यक्ति की वजह से गिरफ्तार हुए हैं। टाइमलाइन अगेन डिफरेंट है। आप पूछ रहे हैं और मैंने बताया कि बाकी सभी पहलुओं पर पुलिस प्रोफेशनल तरीके से इसमें अनुसंधान कर रही है कि क्या क्या गड़बड़ियाँ इस संस्था के द्वारा की गई, उन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा प्रोफेशनल तरीके से। चीन के विरुद्ध संघर्ष के क्रम में बीते वर्ष गलवान घाटी में वीरगति को प्राप्त हुए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के लाल गणेश हांसदा को उनके प्रथम शहादत दिवस पर लोगों ने याद किया। बड़ागोड़ा के वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करने बुधवार सुबह पूर्व विधायक सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाढंगी कोशाफलिया स्थित शहीद के घर पहुंचे और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदानों को याद किया। इस दौरान कुणाल शाढंगी ने वीर सपूत को जानने वाले शहीद गणेश हांसदा के माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिए और उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान दिया। शहीद परिवार के प्रति झारखंड सरकार की उदासीनता पर कुणाल शाढंगी जमकर बरसे। गणेश हांसदा की शहादत के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी सरकारी वायदे अब तक अधूरे हैं। आश्रित को नौकरी, 5 एकड़ भूमि व पीएम आवास देने का वायदा ठंडे बस्ते में है। सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के वायदे भी हवा हो गए। इस पर पूर्व विधायक कुणाल शाढंगी ने कहा कि शहीदों के प्रति मौजूदा झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता शून्य है। एक ओर जहां केंद्र सरकार ने प्राथमिकता से सारे वायदों को पूरा कर दिया, लेकिन झारखंड सरकार के स्तर से उपेक्षा और अकर्मण्यता का प्रतिफल शहीद गणेश का परिवार चुपचाप झेल रहा है। जिस वीर बेटे ने सीमा पर दुश्मन से लोहा लिया, उनका परिवार राज्य में अपनी ही सरकार की उपेक्षा से हार गया। भाजपा प्रवक्ता कुणाल शाढंगी ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी थी कि प्राथमिकता से शहीद गणेश हांसदा के परिवार को किए गए वायदे को जल्द पूरे करें, लेकिन चुनावी जुमले की तरह ही शहीद के परिवार को भी झूठे वायदे कर दिए गए। कुणाल शाढंगी ने कहा कि जिले के उपायुक्त और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस मामले को संज्ञान में लेकर शहीद गणेश हांसदा के परिवार से किए गए वादे को जल्द पूर्ण करने की दिशा में पहल करें। कुणाल शाढंगी ने यह भी कहा कि ऐसी क्या मजबूरियां रही कि शहीद के परिवार को एक अदद गैस का कनेक्शन तक नहीं मिल पाया। वहीं घोषणाएं थी कि 5 एकड़ जमीन और पेट्रोल पंप दिलवाएंगे। शहीद के 70 वर्षीय पिता सुखदा हांसदा अब तक वृद्धा पेंशन से वंचित है। कुणाल ने कहा कि शहीद की ऐसी उपेक्षा होगी तो कोई मां अपने बेटे को बॉर्डर पर नहीं जाने देगी। प्रथम बलिदान दिवस के मौके पर कोशाफलिया गांव में नई जिंदगी, जमशेदपुर और वीबीडीए
झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खराब मौसम के बावजूद भी लोगों ने रक्तदान शिविर को सफल बनाया। उक्त रक्तदान शिविर का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने किया। साल भर पहले जब गालवान में चाइना के खिलाफ हुई लड़ाई में हमारा यहाँ का लड़का, मेरा भाई गणेश हांसदा, जब उसकी शहादत हुई थी तो मैंने ही वो खबर ब्रेक भी की थी। परिवार के माध्यम से मुझे देर रात सूचना मिली थी, बिल्कुल सुबह में मैंने वो खबर अपने ट्विटर के हैंडल से ब्रेक की थी, जिसके बाद मीडिया के लोगों ने मुझसे संपर्क किया और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। बहुत उम्मीद थी कि शहीदों की बात करने वाली, आदिवासियों के हित की बात करने वाले लोग जब सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो कम से कम पूरे देश के मानचित्र पर बहरागोड़ा को एक जगह देना और देश की इतिहास में एक अमर गाथा के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले इस युवा साथी को सही सम्मान मिलेगा। आज दुखद है, आज एक साल पर हम लोग सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार के साथ हैं। उनके भाई मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, उनके माता पिता से भी मैंने मुलाकात की। ये अत्यंत दुखद है और दुर्भाग्यजनक है कि आज उनके पिता को एक वृद्धा पेंशन जैसी मौलिक आवश्यकता के लिए भी जूझना पड़ रहा है। यहाँ बिजली के तार अभी भी खंबे पर लटके हुए हैं। तो आखिर किन शहीदों की परिकल्पना, किन शहीदों के झारखंड की परिकल्पना इस राज्य में की गई थी? उनके घर में सिलेंडर और चूल्हा तो पहुंचा दिया गया आनंद फानन में, लेकिन लोग ये भूल गए कि बिना गैस के कनेक्शन के वो चूल्हा जलेगा कैसे। तो जब मूलभूत आवश्यकताएं ही इस परिवार की पूरी नहीं हो पाई है, तो इस शहीद को जो सम्मान देश के स्तर पर, जहां देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उस शहीद को आज सरकार और प्रशासन की उदासीनता का ये दंश झेलना पड़ रहा है। ये हम सभी के लिए शर्मनाक है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, अविलंब गणेश हांसदा जी के परिवार को सारी मौलिक आवश्यकताएं उनकी पूरी की जाए और जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दी कि आने वाले दिनों में युवा जिनसे प्रेरणा लेंगे, उस शहादत को सलाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद इस विषय को देखें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जो उदासीनता है, उनकी जो अकर्मण्यता है, उसको वो समझे और वो खुद इस पर निर्णय लेकर गणेश हांसदा के परिवार को न्याय दिलाएं। मेरा दृढ़ विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर पहल करेंगे। झारखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल और मंत्री के एक रिक्त पद को भरे जाने की चर्चा शुरू हो गई है। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव मंगलवार को सुबह दिल्ली गए। उनके साथ राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। नई दिल्ली में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। वहीं दोपहर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली पहुंचने के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि झारखंड में मंत्री एक रिक्त पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हो चुकी है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी गठबंधन सरकार में 5वें मंत्री के रूप में कांग्रेस विधायक को शामिल किया जा सकता है। वहीं यह भी चर्चा है कि कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल 4 मंत्रियों में से एक मंत्री को ड्रॉप आउट करके नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। गोविंदपुर के चांदनी चौक से लेकर NH-33 को जोड़ने वाली सड़क का काम अधूरा होने से क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि रोड 1 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन पाइपलाइन बिछाए जाने के कारण अधूरा है और अब बरसात होते हैं आसपास के कचरे का अंबार लग गया है और कचरा भरा पानी आसपास के घरों में घुस जाता है। इसको लेकर कई बार विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन उसके बाद भी विभाग मौन है। क्षेत्र के मुखिया का कहना है कि बरसात होने से पहले कंपनियों को सोशल कॉरपोरेट सर्विसेज के तहत साफ सफाई करानी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने अनदेखी की और यह स्थिति आज उत्पन्न हो गई है। बरसात शुरू होते ही उस क्षेत्र के घरों में कचरा पानी घुस जाता है, जिससे कई बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। ये जो देख रहे हैं गोविंदपुर की लाइफलाइन सड़क है और ये सड़क जो है आज से 1 साल पहले बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी। और क्या होगा कि पूरा कचरा यहाँ जमा हो गया है और जमा होने के कारण सारा कचरा वाला पानी बरसात के दिनों में घरों में घुस रहा है। इसको लेके हम लोगों ने कई बार कहा कि कचरे का निष्पादन के लिए कम से कम कोई भी बीमारी जो है वो कचरे के दौरान ही फैलती है। कचरा जितना ज़्यादा रहेगा उतनी बीमारी फैलेगी। बरसात के दिनों में एक बार साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी थी। इसके लेके हम लोग एक बार फिर माननीय उपायुक्त महोदय से मिलेंगे कि बरसात के दिनों में कम से कम कंपनियों के द्वारा जो साफ़ सफाई कराई जाती है उसको करवा दिया जाए। रोड का काम ऐसा है कि रोड
बन रहा था, अचानक पता नहीं काम क्यों धीमा हो गया। उनका कहना है कोविड-19 के कारण हमें एक काम को धीमा करना पड़ा है। अब कोविड-19 एक विशेष मुद्दा है। मान लीजिए किसी को भी अभी कोविड-19 का ही बहाना चाहिए। उधर गांव तरफ रोड बन रहा है, लेकिन गोविंदपुर में कोविड-19 का बहाना बना रहे हैं लीडिंग कंस्ट्रक्शन वाले। जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कोविड मोबाइल वैक्सीन वैन के माध्यम से अब दिव्यांग बच्चों को भी वैक्सीन दी जा रही है। शहर में इस तरह के छात्रों के लिए काम करने वाली संस्था जीविका के छात्रों को बुधवार को वैक्सीनेट किया गया। बताते चले कि सोनारे स्थित जीविका कैंपस में बुधवार को मोबाइल वैक्सीन वैन पहुंची और मेडिकल टीम ने यहां के 18+ बच्चों को वैक्सीन दिया। गौरतलब हो कि यहाँ वैसे बच्चे शिक्षित होते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर उनमें सुनने या बोलने की क्षमता नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये बच्चे खुद से वैक्सीन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको देखते हुए जीविका के संचालक ने इन बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की अपील जिला प्रशासन से की थी और उसके बाद टीम ने जीविका के सेंटर में पहुंचकर इन्हें वैक्सीनेट किया। वैक्सीन मिलने के बाद बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बच्चे गानों के धुन पर झूमते नजर आए। यहाँ पहुंची मेडिकल टीम के साथ मौजूद दंडाधिकारी ने कहा कि जिले के उपायुक्त महोदय को द्वारा मोबाइल वैक्सीनेशन प्रक्रिया को शुरू करवाया गया, जो काफ़ी अच्छी पहल है और इसके माध्यम से समाज के अंतिम तबके तक वैक्सीन पहुंचाया जा रहा है। वहीं यहाँ मौजूद अभिभावकों के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई पड़ी और इस वैक्सीनेशन कार्य के लिए उन्होंने जिले के उपायुक्त का धन्यवाद किया। वहीं जीविका संस्था के संचालक के अनुसार भी यह पहल काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि आज इस मोबाइल वैक्सीन वैन के माध्यम से बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध हो पाया है और इसके लिए वे जिला प्रशासन को धन्यवाद करते हैं। देखिए, चैलेंजिंग तो है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती कि हम ऐसे बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है और उन्हें लेके जाना सेंटर तक बहुत ही मुश्किल का काम है। तो ये हम अपने आप को हमारा जिला प्रशासन ऐसा काम की शुरुआत किया जहां पे हम लोगों ने मोबाइल वैक्सीनेशन को डोर टू डोर पहुंचाने का काम किया है। तो इसके लिए मैं उपायुक्त सर को धन्यवाद देना चाहूँगी और वैक्सीनेशन में जितने भी टीम हैं हमारी, जैसे कि हमारे पास अभी 3 वैन हैं मोबाइल वैक्सीनेशन टीम, तो उस पर हर एक टीम कहीं कहीं जगह पे इन्वॉल्व है और यहाँ पे जो हमारी टीम आई है मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं ये, जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से गाना गाया। तो हर एक की अपनी अपनी कला होती है और इनमें भी बहुत सारी कलाएं हैं। तो ये हमारे लिए डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इन तक पहुंच पाए और इनको वैक्सीनेट हमने किया है। देखिए, इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पता नहीं है, इनको मास्क अच्छी तरह से नहीं लगा पाते हैं, इधर उधर मिलते हैं दूसरे लोगों से और घर आते हैं तो ये पेंडेमिक को और ना फैला दें। इसीलिए हम लोगों ने डीसी साहब को, प्रशासन को रिक्वेस्ट की थी और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने डेट दी है। कितना चैलेंजिंग है इन बच्चों को सुई लगवाना? इनको चैलेंजिंग तो बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ये सोच ही नहीं सकते। इनको कई तो बिल्कुल हाथ पकड़ के ले जाने पड़ते हैं और दूसरे जो ब्लाइंड है उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज है, जो ऑर्थो है उनके लिए कैलिपर्स है, उन हियरिंग वालों के लिए कैलिपर्स ये है, हियरिंग एड है, इनके लिए अभी तक कुछ नहीं है और ये क्यूरेबल नहीं है अभी तक। तो इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 10 सालों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुई 2-3 को छोड़ करके बाकी सब सपोर्टिंगली ले रहे हैं। तो ये कोविड शील्ड का इंजेक्शन हम लोगों को मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है और इन्होंने कमिट किया है कि 3 महीने के बाद फिर से दिया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में मानसून का प्रवेश हो चुका है। जमशेदपुर शहर में मंगलवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है। वैसे मानसून के प्रवेश करते ही बाजारों में छातों की बिक्री शुरू हो गई है। हालांकि अमूमन तौर पर मानसून के वक्त बाजार में छातों की बिक्री होती है, लेकिन इस बार कोरोना काल में छातों की बिक्री में कमी देखी जा रही है। वैसे बाजार में 80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के छाते उपलब्ध है। वैसे दुकानदारों के अनुसार पहले के मुकाबले खरीद दाम में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा में बिक्री की कमी देखी जा रही है। देखिए, अभी जिस हिसाब से मौसम आया है उस हिसाब से अगले साल के हिसाब से अभी बढ़ोतरी हुआ है और अभी पहले 70 रुपये खरीदारी आता था, हम लोग 100 रुपये का ले लेते थे। अभी इसका रेट 80 रुपये खरीदारी आ रहा है, 100 रुपये में अभी हम लोग इनकम कम हो गया। लॉकडाउन के कारण अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है
और इसी से सबको चलाना है, जैसे भी चले। खाता ग्रेड पहले से बढ़ा हुआ है, 5 रुपया 10 रुपया हर 25 में बढ़ा हुआ है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन लगातार कोरोना रोकथाम के लिए कोरोना टेस्टिंग का विशेष कैंप लगा रही है। साकची गोलचक्कर में बुधवार को भी विशेष कैंप का आयोजन किया गया। वैसे जिला प्रशासन द्वारा विगत लगभग 2 माह में बरते गए सख्ती के कारण ही अब जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है और इसे बरकरार रखने हेतु लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को भी निःशुल्क जांच अभियान साकची बाजार में चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जांच करवाई। वैसे कोरोना संक्रमण पर आमजन भी सतर्क हैं और खुद से आकर अपनी जांच करवा रहे हैं। कोरोना का टेस्ट जो नॉर्मल अभी चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है, कि प्रतिदिन करना है और प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर जाकर करते हैं, साकची गोलचक्कर पर कर रहे हैं। 150 का चार्ज। हाँ, दिन भर का समय है, जब तक 150 खत्म होगा तब तक लोग अपने से का दुख आते हैं, बाकी लोगों को तो मनाना ही पड़ता है। लोग पता नहीं क्यों जागरूक नहीं है, तो इतना जागरूकता के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा जिला प्रशासन की तरफ से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा मुस्लिम बस्ती की महिलाएं रौनक जहां, नजमा खातून और खदीजा खातून बुधवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची। एसएसपी के नाम अपना और अपने परिवार की रक्षा की गुहार लगाते हुए एक मांग पत्र सौंपे गए मांग पत्र के आधार पर तीनों महिलाओं ने बताया कि बीते कल यानी 15 जून को तीनों महिलाएं अपने घर के पास बातचीत कर रही थीं। इसी बीच नूरजहां अपार्टमेंट में किराए के मकान में रहने वाले युवक आसिफ रिजवान खान, आमिर रिजवान खान और शहीद इकबाल नूरजहां अपार्टमेंट के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज, अरशद व अन्य साथियों के साथ आधमका और भद्दी गालियां देते हुए पूरे परिवार को बर्बाद कर देने की धमकियां देने लगा। महिलाओं ने बताया कि युवकों ने उनके पतियों की हत्या और बच्चों को उठवाने की धमकी दी। इसके पीछे के कारणों को बताते हुए महिलाओं ने बताया कि उनके घर के समीप टाटा स्टील की एक ज़मीन है जो कई वर्षों से बस्तीवासियों द्वारा पार्किंग के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। तीनों युवकों ने बताया कि उक्त ज़मीन को लेकर उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर वे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। थाना पुलिस से लेकर पीएम और गृह मंत्री तक की पहुंच का हवाला देते हुए युवकों ने काफ़ी हो हंगामा किया। वहीं महिलाओं ने बताया कि इसकी शिकायत सीताराम डेरा थाना में किए जाने के बाद भी अब तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे तीनों ने अपने परिवार को असुरक्षित बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। तो ये कि वहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन है टिस्को का, उन लोग पार्किंग बनाने खोज रहा था। हम लोग बोले अब बच्चा लोग खेलते हैं, हम लोग छोटा मोटा पार्टी करते हैं। बनाना तो अपना फिराज का सामने बनाइए। कौन रिजवान सब है उसमें, एक तो ये है क्या बोलते शाहिद है, मतलब उसके और भी बहुत साथी लोग सब मिले हुए सब है। कोई बने नहीं पार्किंग वहाँ पर ही। हम लोग को बहुत डर लग रहा है, लड़की लोग को धमकी देते हैं, हम लोग को निकलना तो मुश्किल हो गया। हम लोग बहुत घबराए हुए हैं। नहीं कुछ नहीं, उस टाइम में गाली गलौज कुछ नहीं हुआ था और 2 लोग को भी हम लोग अंदर कर दिए। हम लोग का हमारा नाम से इनका नाम से है। देखिए क्योंकि अब तुम लोग को मतलब सबको अंदर करवा दें, थोड़ा बच्चा लोग को उठवा लेंगे और लड़की लोग को भी तुम लोग का सबको गायब कर देंगे। सब ये लोग रेंट में रहते हैं। आमिर रिजवान, आसिफ रिजवान है नेता का। उन लोग बोलते हैं पार्किंग बनाने दो हमको। नेता तंग करता है। कल शाम को भी एकदम ना वो आके ना धमकी दे के गया है। इतना मेरा खर्चा हुआ है ना, आप लोग से आप वसूली करेंगे, आपका बच्चा लोग को उठा लेंगे। थाना में थाना में दिए, थाना वाले लोग को सुनवाई नहीं है। 11 तारीख को दिए हैं तो उनका FRR भी कॉपी हम लोग को नहीं दे रहा है। सरकार ने SP साहब से मिल रहा है कि अपना मजबूरी बताएंगे। हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग कुछ उनका मदद चाहिए, हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग को इंसाफ, हम लोग कुछ बनना, हम लोग यही चाहते कि हम लोग को वहाँ बने नहीं। आप चाहिए जगह कंपनी किसको का है तो मतलब घेरने का लायक भी नहीं, चौराहा रास्ता 3 कोना जमीन ऐसे है, समझे। उसको किसके द्वारा कब्जा कर रहा है। कौन? आमिर रिजवान, आसिफ रिजवान है। दो
क्या बात है, 1 साल का 2 साल में रहेगा, फिर लोग तोड़ते हैं, फिर इतना परेशानी का है। हम लोग तो बोले गाड़ी रखने देंगे, नाम से केस कर दिया है। इसका बोलते हैं नूरजहां अपार्टमेंट है, क्या घर पे वो बस्ती का कोई है, रेंट में दिए हैं। क्या है नहीं मालूम रहते बेटे। कब से आया वो लोग वहाँ पे? ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3-4 महीने से, ज्यादा दिन नहीं हुआ, इतना बदमाशी। आगामी 18 जून को आईएमए की राष्ट्रीय कमेटी ने देश भर में नेशनल प्रोटेस्ट डे घोषित किया है, जिसमें देश भर में हो रहे डॉक्टरों पर हमलों का विरोध किया जाएगा। बताते चले कि आईएमए जमशेदपुर इकाई ने इसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता कर दी। इन्होंने कहा कि लगातार देश के अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। कोरोना काल में बड़ी संख्या में डॉक्टर मरीजों की जान बचाते बचाते खुद कोरोना संक्रमित हो गए और उनकी जान चली गई। बावजूद इसके देश भर में आए दिन डॉक्टरों के साथ हमारे समाज के लोग मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं और कई स्थानों पर तो समस्या काफ़ी विकट है। इसके खिलाफ आईएमए के राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर देश भर में डॉक्टर नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून लागू करे। हमारे सेंट्रल आईएमए एपेक्स बॉडी द्वारा 18 जून को प्रोटेस्ट डे घोषित किया गया है। इनका मांग है कि सेंट्रल हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट विथ आईपीसी एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर लागू किया जाए। दूसरा, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए और हॉस्पिटल को प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया जाए। ये नेशनल प्रोटेस्ट डे डॉक्टर्स के ऊपर हो रहे असॉल्ट के अगेंस्ट में आह्वान किया गया है और आज का थीम है सेव द सेवियर्स, मतलब जो आपको बचा रहा है उसको बचाइए। इसी को लेकर के हम लोग 18 के पहले आपके द्वारा समाज को, लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह का प्रोविज़न सेंट्रल से आया है और हम लोग इसको फॉलो करेंगे 18 तारीख को। राजस्थान के कोटा में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यापारी पर हमला बोल दिया, जहां कोटा के सब्जी मंडी में अपनी दुकान पर बैठे व्यापारी को निशाना बनाते हुए लगभग आधा दर्जन अपराधियों ने फायरिंग की। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मौके पर आला अधिकारी पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के द्वारा सीसीटीवी फुटेज को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24। नमस्कार।